Bismillahirrahmanirrahim. This video is about how to make Java web application. ये वीडियो इस बारे में है कि हम जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू मेक रेस्पॉन्सिव जावा एप्लीकेशन। अब ये बात ये है कि जावा की वेब एप्लीकेशन मैं आपको शुरू में बता देता हूँ ताकि बाद में आप ये कहें कि इसमें रेस्पॉन्सिव वाली कौन सी बात थी। देखिए जी, दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू मेक रेस्पॉन्सिव जावा वेब एप्लीकेशन। जावा की वेब एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट रेस्पॉन्सिव है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है ताकि हो सकता है कि कुछ लोग बाद में इस चीज़ को एतराज़ करेंगे जी हमें पहले क्यों नहीं बताया। दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू मेक रिस्पॉन्सिव जावा वेब एप्लीकेशन। और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जावा की वेब एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव है। ये कैसे बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव है इसकी हम डिस्कशन अभी करेंगे। दिस वीडियो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। व्हाट इज़ दिस, वाई वी वॉच। इस वीडियो का पहला हिस्सा तो ये है कि हम ये है क्या, हम इसको क्यों देखें। दूसरा हिस्सा इस वीडियो का दूसरा हिस्सा इस बारे में है कि हम ये जो प्रोजेक्ट है इसको रन कैसे करेंगे। और इस वीडियो का तीसरा हिस्सा इस बारे में है कि अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स हम पे होगा कि क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या कॉन्सेप्ट हम इसके बारे में रखें। अच्छा जी, कोई बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मैं ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि यही प्रोजेक्ट है। और मतलब कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन ही वो प्रोजेक्ट है जिसकी मैं जिस पे ये वीडियो है। रिपीट करता हूँ, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसी का सोल्यूशन वो प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अब ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये बहुत ही लेंथी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, लेकिन मैं आपको हम बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। देखिए जी, ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टूडेंट वैक्सीनेशन पोर्टल के बारे में है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत एक किस्म की लेंथी डिस्क्रिप्शन है। इसमें ये बताया गया है कि हम एक स्टूडेंट है, वो लॉगिन हो, ठीक है, वो लॉगिन हो, अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो उसको साइन इन एरर आ जाए, और अगर तो वो वेरीफाइड है तो उसे हम एक स्टूडेंट वैक्सीनेशन पोर्टल दिखाएंगे, बिल्कुल इस जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो वेब यूआई है ये, अच्छा देखें जी, वेब यूआई क्या होती है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसको फ्रंट एंड भी कहते हैं और इसको हम वेब यूआई भी कहेंगे। अगर मैंने अब इस वीडियो में अगर वेब यूआई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वेब यूज़र इंटरफेस, अगर मैंने इस वीडियो में वेब यूआई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मेरी मुराद HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। अच्छा देखें जी, ये जो वेब यूआई है इसने ये बहुत ही सिंपल सी वेब यूआई है। इसको मैंने अपग्रेड किया या अपडेट किया उस प्रोजेक्ट में। अच्छा, ये जो इसमें फ़ीचर ये है कि जब हम अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन के बटन पर क्लिक करें तो हमें ये पेज दिखा दे, ठीक है। और अगर आपने पहले से सबमिट कर दी एप्लीकेशन तो स्टूडेंट एप्लीकेशन, तो वो कहे आप एलिजिबल नहीं हैं, नहीं तो कह दे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, ठीक है। और हाँ जी, उसके बाद दूसरा है कि व्यू एप्लीकेशन, कि अगर हम व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें तो हमें वो डाटा दिखा दे। अच्छा, वाज़ेह रहे कि ये डाटा डेटाबेस से उठ के आ रहा है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, ये अपडेट एप्लीकेशन, अगर हम अपडेट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करें तो वो हमें अपडेट करने की हमें ऑप्शन दे, ठीक है। और फिर अगर अपडेशन सक्सेसफुल हो गई है तो कह दो कि एप्लीकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इस स्टूडेंट वैक्सीनेशन पोर्टल पे एक लॉग आउट का बटन भी है कि जिस पे क्लिक करने से हम लॉग आउट हो जाएं। अच्छा, ये उसने कुछ बताया कि रिक्वायर्ड स्टफ़ क्या है। देखें जी, इस रिक्वायर्ड स्टफ़ में एक HTML पेज बताया गया है, ठीक है। जावा क्लासेस बताई गई हैं, ठीक है। मेथड बताए गए हैं कि उनमें ये मेथड्स होने चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट ऐप मैनेजर की क्लास होगी, एक डेटाबेस हेल्पर की क्लास होगी, ठीक है। और कुछ जावा सबलेट्स होंगे जिनकी तफसील यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाने का आपको मकसद ये है कि एकेडमिक लेवल पे स्टूडेंट को कैसे डराया जाता है, इस चीज़ को एम्फोसाइज करना है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाना इस चीज़ को एम्फोसाइज करना है कि एकेडमिक लेवल पे स्टूडेंट को कैसे डराया जाता है। ये अगर आपको डॉक्यूमेंट दे दिया जाए तो आप सर पकड़ के बैठ जाएं, ठीक है।
और उसने कहा कि देखिए जी, उसने डेटाबेस के स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं। उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करना है डेटाबेस के तौर पे, ठीक है ना, डेटाबेस के लिए। और ये उसने एक लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बना के दिखाई हुई है, ठीक है। अब चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। देखें जी, मैंने इस प्रोजेक्ट के 2 वर्जन बनाए हैं। एक है जी जावा वेब एप्लीकेशन फॉर एक्सपर्ट्स और एक है जावा वेब एप्लीकेशन फॉर बिगिनर्स। अगर आप जावा वेब एप्लीकेशन फॉर बिगिनर्स पे क्लिक करेंगे, अगर इसको चलाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि प्रोग्राम का फ्लो किधर किधर से होके जा रहा है, और ये बिगिनर के लिए जानना ज़रूरी है। अच्छा, एक्सपर्ट के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है। एक्सपर्ट को पहले से पता है कि प्रोग्राम का फ्लो किधर से किधर जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस जावा वेब ऐप फॉर एक्सपर्ट्स चला के दिखाऊंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि इसके अभी हम इस पर तफसील से बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको प्रोजेक्ट, अभी हम इस वीडियो के पहले हिस्से में हैं जिसमें ये बताना आपको मकसद है कि व्हाट इज़ दिस, ये है क्या और हम इस वीडियो को क्यों देखें। चलिए ज़रा शुरू करते हैं। इसको मैं रन कर रहा हूँ। नीचे बिल्कुल स्टेटस बार पे डिप्लॉइंग वेब ऐप 2 के नाम से एक प्रोग्रेस बार चल रही है। अच्छा, जब भी हम रन के बटन पे क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो देखें जी अपाचे टॉमकैट सर्वर ऑटोमेटिकली ऑन किया जाता है। अच्छा, नेटबीन्स अपाचे टॉमकैट सर्वर को ऑटोमेटिकली ऑन करता है, इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है और फिर इस प्रोजेक्ट को रन भी करता है। बिल्ड करने से मुराद है कंपाइलेशन वगैरह, और रन करने से मुराद है कि उसको ब्राउज़र पे रन करके दिखा देता है। देखिए जी, अभी ये इस वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहा है। नीचे प्रोग्रेस बार में ये सब कुछ चल रहा है। उसने मुझसे ऑथेंटिकेशन मांगी, मैंने ओके कर दिया। अभी हम इस पे अभी आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। देखिए जी, ये एप्लीकेशन मैंने आपके सामने बनाई है, ठीक है। इस एप्लीकेशन का एक पोर्शन जो है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। जो मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिखाया था वही, ये बिल्कुल वही है, ये इसका सोल्यूशन है। देखें जी, ये अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट डेटाबेस में दो टेबल्स हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स के नाम से, और दूसरा टेबल का नाम है स्टूडेंट। ये पूरी एप्लीकेशन 2 टेबल्स पे क्रेड का नाम है। ये पूरी जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशन जो मैंने आपके सामने बनाई है, ये 2 टेबल्स पे क्रेड का नाम है। अच्छा, पहली बात ये है कि अब नेचुरल बात है कि भाई मैंने लॉगिन होना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, आप रीड लॉगिन पे क्लिक करें। पहले आप चेक करें कि मेरा कोई अकाउंट है कि नहीं। चलिए मैं क्रिएट लॉगिन करते हैं। पहले स्टूडेंट आईडी आप कोई भी दे दें, कोई भी स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी के तौर पे चलेगी। कोई भी पासवर्ड एज अ स्ट्रिंग चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम कहते हैं जी R45 पासवर्ड, स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड है 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 कर दूँ और मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूँ तो वो मुझे कह देगा मैच वॉज नॉट सक्सेसफुल। ये यहाँ पे एक छोटी सी जावास्क्रिप्ट का कोड चल रहा है जो कि इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि पासवर्ड की फील्ड और रिपीट पासवर्ड की फील्ड आपस में मैच करनी चाहिए। मैं आपको दिखाया तो ये क्या है। मैं अभी एक कंट्रोल यू करें और इसके स्क्रिप्ट पे आए ज़रा, ये देखें। ये फंक्शन मैंने बनाया है वैलिडेट के नाम से। ये वैलिडेट का फंक्शन ये कर रहा है कि ये वैलिडेट का फंक्शन का ओवरऑल मकसद ये है कि स्टूडेंट पासवर्ड, वो जो पासवर्ड है और रिपीट पासवर्ड, इन दोनों की फील्ड्स आपस में मैच करनी चाहिए, तभी फॉर्म सबमिट होगा, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे पूरा मैच करके रजिस्टर करता हूँ, यहाँ पे कहता है मैच सक्सेसफुल हो गया है और ओके। यहाँ पे थोड़ी वेटिंग के बाद वो हमें कह देगा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अच्छा, ये जो मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये आपका डाटा जो है, ये जो आपने अपना स्टूडेंट आईडी और आपने अपना पासवर्ड दिया है, ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स के टेबल में जाके सेव हो गया है। मतलब कि आपका डाटा डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया है। अब ये जो रीड लॉगिन है, ये दरअसल अच्छा, ये मैं आपको ये देखें, C फॉर क्रिएट लॉगिन में C, रीड लॉगिन में R, अपडेट लॉगिन में U और डिलीट लॉगिन में D। ये क्रेड ही तो है, ये लॉगिन टेबल पर, लॉगिन क्रेडेंशियल्स टेबल्स पर क्रेड किया जा रहा है। ये डेटाबेस से उठ के आ रहा है, जा रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। मैं चेक करना चाहता हूँ जो मैंने अभी भी एंट्री दी है R45,
ये देखें जी, रीड रो ऑपरेशन सक्सेसफुल, स्टूडेंट आईडी ये है और पासवर्ड आपका ये है। मैं कहता हूँ जी मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 5 नहीं देना, मैंने कुछ पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने अपडेट लॉगिन की भी फैसिलिटी रखी हुई है। अपडेट लॉगिन भी, अच्छा यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि अपडेट जो होगी वो स्टूडेंट पासवर्ड पे होगी, स्टूडेंट आईडी पर अपडेट नहीं हो सकती। अपडेट होगी तो सिर्फ पासवर्ड पे होगी। आपको पहले सबसे पहले वो आईडी बतानी है जो कि R45, पासवर्ड जो चेंज करना है, अपडेट करना है। मैं पासवर्ड रखना चाहता हूँ 1 2 ABC, 1 2 कैपिटल ABC, ठीक है। और यहाँ पे भी कह देता हूँ 1 2 कैपिटल ABC, कैपिटल A और BC। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा तो अच्छा यहाँ पे भी वो मैच होना चाहिए, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड ये आपस में, ये दोनों फील्ड्स आपस में मैच होनी चाहिए। ये वही जावास्क्रिप्ट का वैलिडेट का फंक्शन लगा हुआ है, एक छोटा सा मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लगाया हुआ है जो कि इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है। अच्छा, वो कहता है मैच सक्सेसफुल, मैंने ओके किया, उसने कह दिया योर अकाउंट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। क्या ये अकाउंट वाकई अपडेट हो गया है? चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं R45 देखें जी, उसने कह दिया है स्टूडेंट आईडी ये है और जो अपडेटेड पासवर्ड है वो भी आपको दिखाया जा रहा है। ये जो डिलीट लॉगिन है ये मैं अभी आपके सामने नहीं करूँगा, पहले हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं जी R45 और 1 2 पासवर्ड है हमारा कैपिटल ABC। अच्छा, ये जब हम लॉगिन के बटन में क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा डेटाबेस में डाटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और डेटाबेस में डाटा एग्जिस्ट करता है तभी हम लॉगिन हुए हैं, ठीक है। और ये अच्छा, मैंने ऊपर ये एक हेडर फुटर के तौर पे ये मैंने एक नेविगेशन बार भी लगाई हुई है। अच्छा जी, एक और बात कि वो वेबसाइट बहुत अच्छी है कि जब आप उसको विज़िट करें तो वेयर यू आर का आंसर आप कर सकें। मतलब कि अगर आप किसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं और वेयर यू आर का आंसर आप कर दें बड़ी आसानी से, तो वो वेबसाइट बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये एक होम पेज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन के बटन पे क्लिक करूँ तो देखें जी, करंटली लॉग्ड इन स्टूडेंट आईडी R45 है जो कि हमने अभी बताया था। अच्छा, स्टूडेंट नेम आप कोई भी दे दें, अली। इंस्टीट्यूशन नेम, अच्छा मैंने आपको डेटाबेस में मैंने आपको ये तो दिखाया नहीं कि डेटाबेस में डाटा एंटर हो कैसे रहा, मैंने आपको वो तो दिखाया नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आपको साथ साथ वो भी दिखा देना कि अब कि ये जो भी बातें हो रही हैं ये डेटाबेस में जा रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये है जी हमारी वेब ऐप 2 के नाम से डेटाबेस है। अभी हमने जो R45 की एंट्री दी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाली रो जो मैं हाईलाइट की है, ये वो रो है जो कि हमने अभी वेब यूआई से एंट्री दी थी R45 के नाम से। ये उसका पासवर्ड जो हमने अपडेट किया था, ये लॉगिन के टेबल में नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये था एक टेबल पे उसने करेक्ट किया। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे शुरू में देखें, इस स्टूडेंट एप्लीकेशन के टेबल में इस वक्त तक कोई रो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं Alt F C करके इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं एंट्री देता हूँ अली, इंस्टीट्यूशन नेम व्यू कर देते हैं, स्टूडेंट एड्रेस लाहौर और कोरोना वायरस एज पॉजिटिव। अच्छा, ये मैं करके मैं अप्लाई के बटन पे क्लिक करूँगा तो योर एप्लीकेशन इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ स्टूडेंट एप्लीकेशन के टेबल में तो देखें R45 अली और 1 2 ABC VU लाहौर, ये पॉजिटिव, ये पूरी की पूरी रो डेटाबेस में एंट्री हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये देखें लॉगिन का टेबल है। अच्छा, इस लॉगिन के टेबल में है क्या, मैं आपको बता दूं। इस लॉगिन के टेबल में 3 कॉलम्स हैं, एक आईडी है, एक ऑटो नंबर, आप इसकी डाटा टाइप देखें, इसका नाम देखें और इसकी डाटा टाइप देखें। आईडी ऑटो नंबर है, स्टूडेंट आईडी शॉर्ट टेक्स्ट है इसकी डाटा टाइप, और स्टूडेंट पासवर्ड इसकी टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 फील्ड्स हैं, ठीक है। और स्टूडेंट एप्लीकेशन, अच्छा स्टूडेंट एप्लीकेशन के टेबल में देखें तो हमने इसका स्कीमा क्या बनाया है, हमने इसमें तकरीबन 7 कॉलम्स हैं इसमें, ठीक है। इसमें आईडी बताई गई है और
इसमें 6 फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट पासवर्ड, इंस्टीट्यूशन नेम, स्टूडेंट एड्रेस और कोविड टेस्ट रिजल्ट। ये एप्लीकेशन है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि ये एप्लीकेशन स्टूडेंट वैक्सीनेशन पोर्टल के बारे में है, ठीक है। अच्छा, ये एंट्री जो हो गई। अच्छा, मैं यहाँ से व्यू करूँगा तो देखें ये डेटाबेस से उठ के आया अली 12 ABC VU लाहौर पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मैं इसी को अपडेट करना चाहूँ, अच्छा यहाँ पे मैंने बताया 3 फील्ड्स आर एडिटेबल और 3 फील्ड्स आर नॉट एडिटेबल, ठीक है। ये जानबूझ के ऑप्शन रखा गया है कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट पासवर्ड और कोविड टेस्ट रिजल्ट ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और क्रेड और जो जिस पे अपडेट होगा वो 3 फील्ड्स हैं। स्टूडेंट नेम, अच्छा स्टूडेंट नेम की जगह मैं असलम रख देता हूँ, असलम। इंस्टीट्यूशन नेम के तौर पे इंस्टीट्यूशन नेम USA और स्टूडेंट एड्रेस हम रख देते हैं रावलपिंडी। अच्छा, मैं अपडेट के बटन में क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा था योर एप्लीकेशन इज अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब अच्छा यहाँ से, अच्छा अब आप कहेंगे ये यहाँ पे तो नज़र हमें अपडेशन नज़र आई नहीं। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नेम चेंज होकर असलम हो चुका है, अब यहाँ पे तो हमें नज़र आया नहीं, तो इसकी क्या वजह है? तो आपको सबसे पहले ये रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से इसको ऑन करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। अब देखें इसका नाम असलम नज़र आ रहा है 12 ABC और इसका इंस्टीट्यूशन नेम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया USA और स्टूडेंट एड्रेस रावलपिंडी। ये मैंने अपनी तरफ से फर्जी नाम लिए हैं, ये मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, तो अभी हम इसको फिर क्रॉस कर देते हैं Alt F C से। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये इस एप्लीकेशन को डिलीट कर दूँ, ठीक है। अगर मैं नो के बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं होम पेज पे आ जाऊँ, और अगर मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा, अच्छा ये डिलीट रो कर रहा है, ये डिलीट रो इन द डेटाबेस तो कर रहा है, किसमें कर रहा है? स्टूडेंट टेबल के टेबल पे। अच्छा, यहाँ पे देखें ये क्रिएट रो इन द डेटाबेस कर रहा है स्टूडेंट के टेबल पर, ये रीड रो कर रहा है स्टूडेंट के टेबल पर, ये अपडेट कर रहा है स्टूडेंट के टेबल पर, ये डिलीट कर रहा है तो स्टूडेंट के टेबल पे। अच्छा, डिलीट तो कर रहा है स्टूडेंट के टेबल पे, किसको डिलीट कर रहा है? करंटली लॉग्ड इन स्टूडेंट आईडी की स्टूडेंट एप्लीकेशन को डिलीट कर रहा है। यहाँ से मैं अगर मैं यस के बटन पर क्लिक करता हूँ तो कहता है द स्टूडेंट एप्लीकेशन इज डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा ओपन करूँ तो देखें यहाँ पे अब कोई रो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑप्शन वहाँ से डिलीट कर दी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ डेटाबेस में जो एंट्री हो रही है वो 2 तरीके से हो रही है। एक तो है मैनुअल एंट्री, ठीक है। मैनुअल एंट्री मैं आपके सामने दे के दिखाता हूँ। मैनुअल एंट्री स्टूडेंट आईडी का नाम है जी अशफाक, स्टूडेंट नेम ओ स्टूडेंट आईडी मैंने अशफाक रख दी है, चलें इसको कह देते हैं जी P90, इसका नाम है जी अशफाक। स्टूडेंट पासवर्ड 123, इंस्टीट्यूशन नेम UCO कर दिए, वापस आगे रोटेट कर लेते हैं, UCP कर देते हैं। अच्छा, स्टूडेंट एड्रेस हम कह देते हैं जी इस्लामाबाद, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। अच्छा, इसका कोविड टेस्ट रिजल्ट में पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखें जी ये मैंने एंट्री दे दी है। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि डेटाबेस में एंट्री 2 तरीके से हो रही है। ये मैंने आपके सामने मैनुअल एंट्री की है, और एक एंट्री जावा की जो हमारा जावा का प्रोग्राम है, जावा का प्रोग्राम भी डेटाबेस में एंट्री कर सकता है, और हमने मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। रिपीट, जावा का प्रोग्राम भी डेटाबेस में एंट्री कर सकता है और हम डेटाबेस में मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी मैंने आपके सामने इसको रो ऐड की है, तो क्या ये इधर नज़र आएगी? ये नज़र आएगी नहीं। क्यों नहीं नज़र आएगी? क्योंकि हमने एक तरीक़ाकार अपनाया ही नहीं। क्योंकि अच्छा पहली बात तो ये, अब आपको ये जो मैंने एंट्री दी है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। कंट्रोल हो, ठीक है, स्टूडेंट एप्लीकेशन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो रो मैंने एंट्री दी है, ये रो मुझे वहाँ पे नज़र क्यों नहीं आई? ये बता सकता है? ये रो मुझे वहाँ पे इस वजह से नज़र नहीं आई क्योंकि ये करंटली लॉगिन स्टूडेंट आईडी नहीं है। मज़ीद ये कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स के टेबल में भी इस नाम से कोई रो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एंट्री दी है तो उसका मतलब है कि हमें एंट्री यहाँ पे भी देनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे भी करें P90,
और इसका नाम, इसकी पासवर्ड है 123, और हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा 123, ठीक है, और Alt F4, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आएँ तो देखें जी, सबसे पहली बात तो ये तो डाटा नज़र आ रहा है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। इस वक्त करंटली लॉग्ड इन स्टूडेंट आईडी R45 है, ठीक है, इस वक्त करंटली लॉग्ड इन स्टूडेंट आईडी R45 है। तो सबसे पहले हमें लॉग आउट होना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे सेशन ट्रैकिंग भी की जा रही है, ये ज़हन में रहे, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो आपको, अगर हम बिगिनर वाले प्रोजेक्ट को चलाएंगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा। मैं लॉग आउट बटन में क्लिक करता हूँ तो ये कहता है लॉग आउट सक्सेसफुली। अच्छा, अब यहाँ से आप बैक आएँ, ठीक है, आप कहेंगे मुझे तो होम पेज भी नज़र आ रहा है, ज़रा क्लिक करें इधर, वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन फॉर्म पे, क्योंकि ठीक है ना, होम पेज आपको तभी नज़र आएगा जब आप वेरीफाइड होंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चेक करें P90 और 123, तो देखें, अब व्यू करें, वो देखें अब नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो P90 है, ये इसका डाटा अब नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त करंटली लॉग्ड इन स्टूडेंट आईडी P90 है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं डिलीट एप्लीकेशन, इस करंटली लॉग्ड इन स्टूडेंट आईडी को डिलीट कर सकते हैं, उसने डिलीट कर दिया। अच्छा, मैं कहता हूँ मैं इसको फिर डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो कहेगा अब आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि आपका डाटा डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ मैं इसे अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये जो P90 है, ये अब ये डिलीट हो चुका हुआ है, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ। वो कहेगा आप अब इसे अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि आपका डाटा डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। आप इसे व्यू भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका डाटा डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ज़रूरी ये है कि आप इसे क्रिएट करें, क्रिएट रो इन द डेटाबेस करें। अच्छा, मज़ीद ये कि फ़र्ज़ कर लें कि मैंने ये पूरी सब कुछ फिल कर दिया फॉर्म, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेगेटिव पे क्लिक किया तो क्या होगा, अगर मैं इसे नेगेटिव सेलेक्ट करूँ तो क्या होगा, तो कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वैक्सीनेशन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और इसमें हर चेक लगाया गया है कि ऐसे है तो ऐसे करना है, ऐसे है तो ऐसे करना है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और जिस पर ये वीडियो भी इस वक्त बनाई जा रही है। अच्छा, तो अगर हम इस वक्त लॉग आउट पे क्लिक करें तो ये लॉग आउट भी हो चुका है। अच्छा, ये तो था इसका एक्सपर्ट वर्जन, इस पूरी एप्लीकेशन का एक्सपर्ट वर्जन। अब ज़रा चलते हैं। अच्छा, ये वाज़ेह रहे कि इसका देखें, ये देखें, ये जो TY है, ये TY क्या है, ये TY को हम इस वेब एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं, इस TY को हम इस वेब एप्लीकेशन का नाम भी कहते हैं। हालांकि मैंने शुरू में इसका नाम TY ही रखा था। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा, अच्छा इसको क्लोज कर देते हैं, और अब चलते हैं ज़रा इसके बिगिनर प्रोजेक्ट पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। अब आपको बाहर तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो मैंने बिगिनर का प्रोजेक्ट चलाया, आपको बाहर तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। ज़रा अब पहले चेक करते हैं कि डेटाबेस में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये देखें, ये इस वक्त घूमी जा रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने जी ऑप्शन पैन यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आपको दिखाएगा कि प्रोग्राम का फ्लो किधर से किधर जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने रीड लॉगिन सर्वलेट कंस्ट्रक्टर पे ओके किया, ठीक है। ये लॉगिन मैनेजर, और अच्छा इनसाइड, ठीक है जी, सक्सेस वी गेट द कनेक्शन प्रॉपर्ली, we found the given login ID, our DBMS connection close, overloaded constructor has been called, data student ID come from database this, we are in writing mode, login row is successfully created in database, ठीक है। अब ज़रा इधर आए तो ये देखें रीड रो ऑपरेशन सक्सेसफुल। ये जो अब ये सारा मैंने जी ऑप्शन पैन लगाया हुआ है, ठीक है। वो आपको बताएगा कि प्रोग्राम का फ्लो किधर से किधर जा रहा है। अच्छा, अब मैं ज़रा इस लॉगिन करता हूँ ज़रा इसे, BC1802001116 और पासवर्ड 12345 और लॉगिन करता हूँ। अच्छा, वो कहता है आई एम चेक लॉगिन क्रेडेंशियल सर्वर। अच्छा, ये देखें मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो कंट्रोल किधर गया, चेक लॉगिन क्रेडेंशियल सर्वर पर। फिर अच्छा, ये वो डाटा है जो वेब यूआई से आ रहा है, ठीक है। अब ये सारा डेटाबेस से कनेक्शन करेगा, ठीक है। और वो अच्छा, ये जो इसने कहा है ना, वी फाउंड द लॉगिन डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन आईडी, ये इसने लॉगिन क्रेडेंशियल के टेबल पर रीड किया है।
ये इसने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के टेबल पर रीड ऑपरेशन की है कि जिस और वो रीड ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा तो ही हम आगे वेरीफाइड होंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। अच्छा जी, आप वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस है तो आपका सेशन क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सेशन ट्रैकिंग भी की जा रही है, इसमें भी हम बात करेंगे। देखिए जी, जब भी सेशन क्रिएट किया जाता है तो आपको एक यूनिक आईडी असाइन की जाती है जो कि आपको दिखाई जा रही है, और ये सेशन कितनी देर तक चलता रहेगा वो भी आपको बताया जा रहा है कि ये सेशन 1800 सेकेंड्स यानी 30 मिनट 30 मिनट्स तक ये सेशन चलेगा। अच्छा, इसका टाइम भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो इसका जो डिफ़ॉल्ट है, जो इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइम पीरियड है वो 1800 सेकेंड्स यानी 30 मिनट्स है। अच्छा, ये यहाँ पे अब हम होम सर्वलेट के प्रोसेस के समझने पे जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे भी हम इस सेशन आईडी को चेक कर रहे हैं कि सेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और अब हमें उसने ये हमें पोर्टल दिखाया है। अच्छा, अब ये सारी बातें अगर मैं अप्लाई के बटन पे क्लिक करूँगा, व्यू के बटन पे क्लिक करूँगा तो अच्छा, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस डॉक्यूमेंटेशन में देखें, ये जो होम सर्वलेट की डॉक्यूमेंटेशन है ये मैंने की है। अगर कोई नया इसको देख रहा है तो उसको समझ नहीं आएगी, तो मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बना के रख दी है कि ये पूरी एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है। मतलब कि इसमें जो प्रोग्राम कर रहा है वही यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन देखें जी, ये अगर आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्रिएट रो इन डेटाबेस करेगा स्टूडेंट के टेबल पर। ठीक है, इसी तरह व्यू करेंगे तो ये रीड रो ऑपरेशन करेगा स्टूडेंट टेबल पर। अगर आप अपडेट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये अपडेट करेगा स्टूडेंट के टेबल पर। मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट टेबल से मुराद है वो स्टूडेंट एप्लीकेशन टेबल। अगर आप डिलीट करेंगे तो ये अच्छा, एक और चीज़ उसमें आपको बतानी है कि ये जो अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन है ये इनकॉर्पोरेट कर रही है 4 डिफरेंट अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन सर्वलेट इनकॉर्पोरेट्स 4 डिफरेंट वेब यूआईज। व्यू स्टूडेंट एप्लीकेशन सर्वलेट इनकॉर्पोरेट्स 2 डिफरेंट वेब यूआईज। अपडेट student application servlet incorporates 3 different web UIs. Delete student application servlet incorporates 3 different web UIs. और ये some important points ये आप देख रहे हैं। ये होम सर्वलेट जो है वो is revolving around CRUD on student table। ये student table पर CRUD का नाम है होम सर्वलेट। और होम सर्वलेट will only display when following 2 boolean conditions are true simultaneously at the same time. You must be verified student. It means login data must exist in database, login table. Your session must exist. आपका सेशन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, अभी फिलहाल बात करेंगे। अभी मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जब मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो वो कह रहा है आपका सेशन एग्जिस्ट करता है। अलर्ट, योर सेशन इज टर्मिनेटेड नाउ। मैंने लॉग आउट के बटन पे क्लिक किया तो उसने सेशन को टर्मिनेट कर दिया, तो उसने कहा लॉग आउट सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये मैंने इस प्रोजेक्ट के 2 वर्जन है, एक है एक्सपर्ट वर्जन है और एक है जी बिगिनर वर्जन है। तो एक्सपर्ट के वर्जन में आपको ये जी ऑप्शन पैन नज़र नहीं आएंगे, जबकि बिगिनर के वर्जन में आपको ये जी ऑप्शन पैन नज़र आएंगे। ये जो बिगिनर का वर्जन है ये आपको बताएगा कि प्रोग्राम का फ्लो किधर से किधर जा रहा है। और ये जो ठीक है ना, बिगिनर वाला प्रोजेक्ट जो है वो आपको बताएगा कि प्रोग्राम का फ्लो किधर से किधर होकर जा रहा है। और ये जो एक्सपर्ट वाला ऑप्शन है, एक्सपर्ट वाला प्रोजेक्ट है, ये आपको सिर्फ रिक्वायर्ड वेब यूआई दिखाएगा। ठीक है, ये आपको कोई जी ऑप्शन पैन नहीं दिखाएगा। अच्छा, ये हमने बातें तो बहुत कर ली। ठीक है, अब चलते हैं अच्छा, अभी हम इस वीडियो के इस पोर्शन में हैं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाई वी वॉच, कि ये क्या है और हम इसको क्यों देखें, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि हाउ टू रन द प्रोजेक्ट। अब हम इसके दूसरे हिस्से में बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को रन कैसे करें। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, आपने ये मेवन का बिल्ड टूल इस्तेमाल करना है और वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट का नाम इस वक्त, अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट का नाम है ये बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट का नाम को हम
ये जो प्रोजेक्ट का नाम है ये ऊपर यूआरएल में नज़र आएगा, ठीक है। इसको हम कह देते हैं टेस्ट, और यहाँ से ये पैकेज हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, ये जो प्रोजेक्ट का नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रोजेक्ट के नाम को हम कॉन्टेक्स्ट भी कहेंगे और इस प्रोजेक्ट के नाम को हम वेब एप्लीकेशन का नाम भी कहेंगे। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, ये आपने 7 सेट करना है, और यहाँ से अगर ऐड करना है तो ये अपाचे टॉमकैट और टॉमडब्ल्यू आपने ऐड कर लेना है और यहाँ पे फिनिश कर देना है। ये प्रोजेक्ट जब ये क्रिएट होगा तो फिर हमने करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उतनी देर जब ये प्रोजेक्ट बन जाए फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको रन कैसे करना है। वेटिंग, अभी हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, अभी हम इस चीज़ का थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट पहले क्रिएट कर ले। देखें जी, इसने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया एक टेस्ट के नाम से, जो भी अभी हमने क्रिएट किया है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम इस एक्सपर्ट वाले वर्जन पे आएँ तो देखें जी, ये जो वेब एप्लीकेशन है ये एक किस्म की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आगे फाइलें मेंटेन हुई हुई हैं और यही है पूरी वेब एप्लीकेशन। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि वेबसाइट एक फ़ोल्डर है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि वेबसाइट एक फ़ोल्डर है, तो अब यहाँ ये भी एक तरीका सुन लें। अच्छा, ये भी कहते हैं कि ये जो हाँ, ये जो जावा की वेब एप्लीकेशन है इसमें एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ है और इसमें कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम इसकी पॉम फाइल पे आएँ, ठीक है, और इसको हम बंद कर दें। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि देखें, ये जो जावा एंडोर्स्ड एपीआई है ना, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब आप इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम बिल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये डिपेंडेंसी में देखें, डिपेंडेंसी में 1 2 3 4 5 ये वो फाइल्स हैं जो कि आपको कुछ एंट्री करनी पड़ेगी इस pom.xml फाइल में। ये जो pom.xml फाइल है ये दरअसल प्रोजेक्ट की एक ख़ास फाइल है जो कि बस एक ज़रूरी फाइल है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 ये इधर हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर हम ये जो नए प्रोजेक्ट में आए हैं तो नए प्रोजेक्ट में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमें सिर्फ ये जावा वेब एपीआई नज़र आ रही है और हमें कुछ इसकी डिपेंडेंसी में कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड, जब हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे तो वो एंडोर्स एपीआई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो फिर भी हम इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो हमने अभी न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट, ये जो हमने अभी प्रोजेक्ट नया क्रिएट किया है इसको हम बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम देखें डिपेंडेंसी में, देखें जी, ये जावा एंडोर्स एपीआई पहले नहीं थी लेकिन अब नज़र आ गई, ठीक है। अब डिपेंडेंसी में देखें तो अभी भी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे तो इतनी सारी फाइल नज़र आ रही हैं लेकिन वहाँ पे नहीं नज़र आ रही, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसमें 4 एंट्रीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 4 एंट्री करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे अच्छा, ये मैंने लिखा है माई एंट्री, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे Ctrl+C करूँ और यहाँ पे आके ये कहाँ पे है, प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ के टैग में यहाँ पे, और यहाँ पे मैं Ctrl+S करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जावा वेब एपीआई है, यहाँ से वर्जन का टैग कॉपी करूँ और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँ, और एक एंट्री ये है कि ये नहीं, बल्कि ये जो डिपेंडेंसी वाली है ना, ये पूरी एंट्री ये पूरी, इसको पूरा कॉपी कर लें और यहाँ पे ऐड करते हैं। अच्छा, जब भी आपने इसमें ये जो एंट्रीज इस pom.xml में आपने ये 4 एंट्रीज देनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये 4 एंट्रीज दे दी। अब ज़रा इसकी डिपेंडेंसी में देखें, ये देखें, अब 1 2 3 4 5 ये सारी फाइलें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये सारी फाइलें यहाँ पे अब नज़र आने लग गई हैं।
अच्छा, आपने पैकेज कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको दिखा देते हैं कि इसमें अभी हम हाउ टू रन के हिस्से में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं जावा पैकेज पे आऊँ तो पैकेज का नाम हम दे देते हैं com.mypackage, ठीक है, और मैं फिनिश कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पैकेज क्रिएट हो गया। अब यहाँ से सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जावा की क्लासेस ये यहाँ पे आप जावा की क्लासेस ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सर्वलेट ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरह सारी कहानी चलती रहेगी। अच्छा, ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ना, ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, अब आप देखिए ज़रा, इधर आए। इसमें 1 2 3 4 और ये 6, इसमें 10 सर्वलेट्स चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 HTML फाइल्स हैं, ठीक है, और 10 सर्वलेट्स हैं। 6 HTML फाइल, 10 सर्वलेट्स और 8 डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए देखिए जी, आपको चाहिए क्या, अपाचे नेटबीन्स IDE 12.0 या अपाचे नेटबीन्स IDE 11.3, बोथ आर वैलिड इन दिस सिनेरियो। आपको पहला टूल ये चाहिए। आपको जावा JDK 1.8.0_301 चाहिए और अपाचे टॉमकैट सर्वर 9.0.52 चाहिए, और रिकमेंडेड बिल्ड टूल मैवन है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था राइट 4 एंट्रीज, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई हैं, और एंडोर्स्ड API ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन द फर्स्ट बिल्ड इज सक्सेसफुल। अच्छा, यहाँ पे ये इस प्रोजेक्ट का नाम है मियाँ शेरी प्रोजेक्ट नेम TY, ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। अच्छा, ये जो out.println है ना, यहाँ पर आप वो HTML से कोड कॉपी पेस्ट करेंगे और ऑटोमेटिक इंडेंटेशन कर दें, तो ये बड़ी आसानी से आपका काम कर देगा, ठीक है। और ये जो वार फाइल है ना, इस वार फाइल की भी डिस्कशन अभी करते हैं। ये जो वार फाइल है, ये एक किस्म के आपके प्रोजेक्ट को हिडन कर देता है, ठीक है। और ये वार फाइल क्रिएट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक मैनुअल तरीका है, एक IDE के तरीका है, ठीक है। और ये जो नेटबीन्स है, ये तो वार फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। अच्छा, मैं आपको इसकी मिसाल दिखाता हूँ। अगर हम प्रोग्राम फाइल्स पे आएँ, इधर आएँ और वेब एप्स। अच्छा, ये जो वेब एप्स है, जब भी हम वो URL एंट्री देते हैं http://localhost 8080, तो वो दरअसल वेब ऐप के फोल्डर में डायरेक्टली देख रहा होता है, अपाचे टॉमकैट सर्वर, ठीक है। और अगर हम इसमें यहाँ पे क्लिक करें तो इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ये जो जावा वेब एप्लीकेशन का नाम होता है, इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, मैं अभी क्या करता हूँ कि अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में आऊँ, नेटबिन प्रोजेक्ट्स और TY नहीं, ये इधर मुझे जाना नहीं चाहिए था, मुझे दरअसल अपाचे टॉमकैट सर्वर को ऑन करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे URL में http://localhost 8080 लिखते हैं, और अगर हम यहाँ पे मैनेजर ऐप पे क्लिक करें और साइन इन करें, और यहाँ पे अगर हम वार फाइल टू डिप्लॉय यहाँ पे क्लिक करें। अच्छा, ये जो नेटबीन्स है ना, ये मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ। ये जो नेटबीन्स है, ये वार फाइल को ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। आप वहाँ पे जाएं, डॉक्यूमेंट्स, नेटबिन के प्रोजेक्ट्स में जाएं, ठीक है। आप ऐसा करें, नेटबिन के प्रोजेक्ट्स में जाएं, और नेटबिन के प्रोजेक्ट्स में जाके आप ये जो भी आपकी वेब एप्लीकेशन बनाए, जैसे वेब ऐप 2 है, ये जो आपने ये एक्सपर्ट वर्जन वाली है। अच्छा, आप टारगेट में आएँ, आप नेटबीन्स में ये टारगेट में आके ये देखें, ये वार
ये जो नेटबीन्स आईडी है ये वॉर फाइल को ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। आप यहाँ से इस वॉर फाइल को ओपन कर दें और यहाँ पे डिप्लॉय कर दें। और अगर आपने किसी को देनी भी है तो ये वॉर फाइल दे दें, तो इससे ये होगा कि आपका पूरा प्रोजेक्ट हिडन हो जाएगा। यहाँ से डिप्लॉय कर दें। अच्छा, डिप्लॉय करने के बाद आपको यहाँ पे ये टी वाई स्नैपशॉट के नाम से नज़र आएगा। आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। आपका सारा प्रोग्राम हिडन हो जाएगा, लेकिन ये वॉर फाइल के ज़रिए आप ये प्रोजेक्ट मतलब कि अगर आपने किसी को देना है और आपने अपना कोड शो नहीं करना, तो ये वॉर फाइल काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा देखिए जी, वेब एप्लीकेशन जो होती है, मैंने आपको बताया। अच्छा, ये जो वॉर फाइल है ना, ये पैक फॉर्मेट है। ये पूरी वेब एप्लीकेशन को पैक फॉर्मेट में दिखा रहा है, लेकिन और सब कुछ देखें, सब कुछ सही तरीके से काम करेगा। चाहे ये वॉर फाइल है, लेकिन ये सब कुछ अच्छे तरीके से काम करेगा। अच्छा, अपाचे टॉमकैट सर्वर में देखें, ये वेब एप्स के फोल्डर में देखें, उसने इस वॉर फाइल को यहाँ पे डिप्लॉय किया और इसको एक्सट्रैक्ट किया। अब ज़रा इसके कंटेंट्स देखें, सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब ज़रा कोड, इसका सर्वलेट का कोड नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं वेब आई एन एफ और क्लासेस में आऊँ, कोई भी क्लासेस देख लेते हैं। देखें, यहाँ पे सिर्फ डॉट क्लास फाइल्स, यहाँ पे सिर्फ बाइट कोड पड़े हैं, लेकिन आपको कोड नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोड नज़र नहीं आएगा। तो ये सी बात बताना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वेब एप्स के फोल्डर में आपकी वेब एप्लीकेशन का नाम जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। जैसे कि टेस्ट एक कॉन्टेक्स्ट है, टी वाई और 1.0 स्नैपशॉट ये एक कॉन्टेक्स्ट है। वेब एप्लीकेशन का नाम दरअसल एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अच्छा, अब हम आईडी पे वापस आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि अच्छा, ये जो आपको अभी नज़र आ रहा है, ये जो जावा वेब ऐप फॉर एक्सपोर्टर, ये अनपैक फॉर्मेट में है। ये अनपैक फॉर्मेट में है कि जिसमें आपको वो सारी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ओपन नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो वॉर फाइल है वो पैक फॉर्मेट है, ठीक है। अच्छा, वॉर फाइल को क्रिएट करने के दो तरीके मैंने आपको बताया, एक आईडी के ज़रिए, एक मैनुअल, ठीक है। तो आईडी के ज़रिए जो नेटबीन्स आईडी है वो तो वॉर फाइल को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, ठीक है। और मैनुअल तरीका भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी मैं अभी वक्त आने पे आपको दिखा देता हूँ। और क्या भी बात रह गई है। तो ये सारी डिस्कशन करने के बाद हमारा हाउ टू रन का पार्ट भी कवर हो गया। अब हमारा तीसरा हिस्सा है अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट्स। अब हम इस वीडियो के तीसरे हिस्से में हैं अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, अब इधर आते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट के हिस्से में मैं आपको बताया है कि देखें जी, आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए। ये सारा कॉम्बिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए इस वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए। जो बिल्ड टूल है वो अपने मैवन का बिल्ड टूल इस्तेमाल करना है, और आपने ये जो 4 एंट्रीज pom.xml में करनी है। और endorse API is automatically created when the first build is successful। और ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। और अच्छा, मज़ीद ये कि प्रोजेक्ट का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये आपका एक सवाल हो सकता है कि अगर हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है, हमारा एक वेब एप्लीकेशन का नाम है, हमने शुरू में नाम कुछ और दिया और बाद में अगर हम इस वेब एप्लीकेशन का नाम चेंज करना चाहते हैं, और ये याद रहे कि वेब एप्लीकेशन का नाम जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं ये URL में नज़र आता है, तो क्या हो कि अगर हम इसे चेंज करना चाहें। जी बिल्कुल, हाँ, आप ऐसा करें कि इसके मेटा INF और कॉन्टेक्स्ट में आए। देखें जी, ये यहाँ पे इस वेब एप्लीकेशन का नाम लिखा होगा, ठीक है। अगर आपने इस कॉन्टेक्स्ट को, ये जो पाथ लिखा है ना, आप इसका नाम बदल दें। आप इसका नाम बदल देंगे तो आपको यही नाम ऊपर URL में नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अभी हम अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट के हिस्से में, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये मैंने आपको बताई है कि आउट.println ये कहानी क्या है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब अच्छा, इस कहानी को थोड़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा लाजमी है क्योंकि ये बहुत ही तंग करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि अभी हमने जो टेस्ट के नाम से प्रोजेक्ट बनाया था उस पर आते हैं। ये न्यू सर्वलेट मैंने ये किस प्रोजेक्ट का है चेक कर लेते हैं। ये टेस्ट, ये न्यू सर्वलेट मैंने ही क्रिएट किया है, लेकिन अभी फिलहाल इसको डिलीट करके नया सर्वलेट बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं टेस्ट पर आऊँ, अच्छा,
टेस्ट पर आऊँ, टेस्ट पे वेब एप्लीकेशन नहीं, सोर्स पैकेजेस, हाँ इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैंने अभी बात की है out.println की, वो क्या है। ठीक है, मैं इधर से मैं ना सबसे पहले वेब यूआई खोल के रख लेता हूँ। ये कोई वेब यूआई है, जैसे कि स्टूडेंट टेबल की वेब यूआई। ये सारी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे होम, नहीं एरर, ठीक है। ये मैंने आपने वेब यूआई को ओपन करके रख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने HTML सेपरेट लिखनी है, ठीक है। अच्छा, ये आपने HTML आपने तैयार कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उसके बाद आप सबलेट पे आएँ। सबलेट पैकेज का नाम com.mypackage। सबलेट का नाम हम क्या रखें, सबलेट का नाम हम रखते हैं फर्स्ट सबलेट, ठीक है, FIRST, और सफिक्स लगा दें इसके साथ सबलेट का, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि ये सबलेट है। हालांकि अगर हम इसके नाम में सफिक्स लगा दें और इसका काम सबलेट वाला ना हो तो ठीक है ना, क्योंकि सबलेट भी एक जावा की क्लास है, ठीक है। हम इसका वो जो उसका जो बिहेवियर है ना, वो बताता है कि मैं सबलेट हूँ कि नहीं, नाम नहीं बताता। अच्छा, तो यहाँ पे आपने यूआरएल पैटर्न, ये यूआरएल पैटर्न इंतहाई ज़रूरी है। ये यूआरएल पैटर्न ही हम यूआरएल में यूआरएल पैटर्न यूज़ करते हैं सबलेट का, ठीक है। तो यहाँ से मैंने /f दे दिया और मैंने कहा डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में ये एंट्री कर दो, ठीक है जी। ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में इसने एंट्री कर दी। अच्छा, मैं यहाँ पे अब ये देखें, एक तरीका तो ये है कि आप out.println वो मतलब कि एक लाइन लिखो, फिर दूसरी लाइन लिखो, फिर तीसरी लाइन लिखो, फिर चौथी लाइन लिखो। एक तरीका तो ये है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और तरीका भी है, ठीक है, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक और तरीका भी है। अच्छा, ये आपने, ठीक है, ये एम्प्टी, ये अपने स्ट्रिंग है, क्योंकि out.println के मेथड को अगर आप देखें, अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएं, अगर आप इस फंक्शन पे जाके, अच्छा पैरेंथेसिस ये इंडिकेट करती है कि मैं फंक्शन हूँ, और फंक्शन पे जाके अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आईडी आपको इंटेलिजेंस दिखाएगा। इंटेलिजेंस में आपको नज़र आएगा कि ये println एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है जो कि हम इसे यहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे कहा था आप HTML बना के रख लें। आप यहाँ से Ctrl+A करें, Ctrl+C करें, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे आके आप इसे Ctrl+V कर दें। IDE ने सारा काम ऑटोमेटिकली कर दिया। अब आप कहेंगे, अब आप ये कहेंगे, अब आप कहेंगे कि यार ये देखो ये काम कितना अजीब लग रहा है, ठीक है ना, ये कितनी इसकी इंडेंटेशन ख़राब हो गई है। हाँ, इसका तरीका भी है। आप ऐसा करें कि इस IDE आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आप Alt+Shift+F दबाएंगे तो ये इसे इंडेंट कर देगा। आप कहें Alt+Shift+F, तो ये थोड़ी सी वेटिंग के बाद इसने इसको ऑटोमेटिकली खूबसूरती के साथ इंडेंटेशन कर दी है, और इसे आप Ctrl+S कर दें। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सर्विस चलता भी है कि नहीं चलता, ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ज़रा ऐसे चला के भी देख लेते हैं। ये मैंने बिल्ड कर दी है, हाँ, मेरे बिल्ड के बटन पे क्लिक हो गया। चलो खैर, बिल्ड भी वही है कि देखो उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना, बिल्ड का नाम यही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ कि क्रोम ब्राउज़र होगा, ठीक है, और ये जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया है रन करता हूँ इसे। अच्छा जी, अब ये देखें, ये जो टेस्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो टेस्ट है इसे हम वेब एप्लीकेशन का नाम भी कहते हैं और इसे हम कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं। आप कहते हैं नहीं जी मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आइए ज़रा पहले इसका नाम चेंज करते हैं। इसका नाम चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप मेटा INF में आएँ, कॉन्टेक्स्ट में आके ओपन करें, इसका नाम रख दें ABC और Ctrl+S कर दें, ठीक है। ये एंट्री करने के बाद आप इसको रन करें दोबारा। तो ये देखें, अब यहाँ पे ABC नज़र आ रहा है, वो नाम जो आपने कॉन्टेक्स्ट में दिया था वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसे ही यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ /first FIRST,
तो ये देखें, ये वही यूआई है जो कि हमने यहाँ पर, ये देखें ना, ये यूआई थी वेरिफिकेशन फील्ड की। ये दरअसल वेरिफिकेशन फील्ड की यूआई थी जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि लिंक्स वही लगे हुए हैं तो ये काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि लिंक्स तो वही है ना। अच्छा, तो अब आप कहेंगे, अब आप ये कहेंगे, अच्छा ये अब ये देखें ज़रा, टी वाई प्रोजेक्ट का नाम बदल गया। अच्छा, यहाँ पे आए ज़रा, बैक, यहाँ पे था ABC, यहाँ पे था प्रोजेक्ट का नाम ABC। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखें प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन का नाम बदल गया टी वाई। तो ये देखें कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि वो उस पर पुराने लिंक लगे हुए थे तो इस वजह से ये उधर चला गया। अच्छा, ये तो था एक तरीका, ये चीज़ काफ़ी तंग करती थी, ठीक है ना, out.println वाली, ठीक है। तो अच्छा, वॉर फाइल की, मैंने वॉर फाइल को कैसे क्रिएट करना है, कैसे मैंने वॉर फाइल कैसे किसी को देनी है, ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। तो अब ज़रा चलते हैं दूसरी फाइल की तरफ। अभी हम अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट के पोर्शन में हैं, बाकी हमारा सारा काम कवर हो गया है। अच्छा, और एक मिनट, ये कौन सी फाइल है? ये VIP नोट्स। अच्छा, डायग्राम्स, पहले आपको डायग्राम्स भी दिखाते हैं। अच्छा जी, आपको थोड़ी डायग्राम्स भी दिखाते हैं। ये देखें, अगर आप सर्वलेट को मैनुअल चला रहे हैं, देखें जी, सर्वलेट चलाने के दो तरीके, नहीं रिपीट करते हैं, चलिए ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। सर्वलेट चलाने के दो तरीके हैं, एक है जी आप मैनुअल सर्वलेट चला दें या नेटबीन्स IDE के जरिए सर्वलेट चलाएं। अपाचे टॉमकैट सर्वर को चलाने के दो तरीके हैं, एक मैनुअल तरीका कि आप मैनुअल सर्वर चला दें, अपाचे टॉमकैट सर्वर मैनुअल चलाएं, या अपाचे टॉमकैट सर्वर IDE के जरिए चलवाएं, ठीक है। अच्छा, वॉर फाइल को क्रिएट करने के दो तरीके हैं कि आप उसे मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं, आप उसे ये जो नेटबीन्स IDE है, कोई भी आईडी आपको वॉर फाइल क्रिएट करके दे देगा, लेकिन नेटबीन्स आईडी आपको ऑटोमेटिकली वॉर फाइल क्रिएट करके देता है। अच्छा, और फिर अच्छा, वेब एप्लीकेशन दो तरीके से होती है, एक पैक फॉर्मेट में, एक अनपैक फॉर्मेट में। जो पैक फॉर्मेट होता है उसे वॉर फाइल कहते हैं, और अनपैक फॉर्मेट, अगर जो अनपैक फॉर्मेट होता है तो वो दरअसल सारी फाइल्स ओपन होती हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो नेटबीन्स आईडी है, देखें इसने भी एक डायरेक्टरी सेक्टर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल्स है, pom.xml है, जावा डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है ना, रन है, ठीक है। ये जो मतलब कि इसने भी एक डायरेक्टरी सेक्टर मेंटेन किया हुआ है, इस क्या नाम लेते हैं, इस नेटबीन्स आईडी ने। अच्छा, ये जो डायरेक्टरी सेक्टर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये दरअसल मैनुअल है। अगर आप कोई मैनुअल सर्वलेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये डायरेक्टरी सेक्टर आपको मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये दरअसल आप एको करके चेक कर सकते हैं, कैटलिना होम वगैरह और जावा होम। अच्छा, कैटलिना होम वो होता है टॉमकैट की रूट डायरेक्टरी, टॉमकैट सर्वर जहाँ पे पड़ा है, मतलब मिसाल के तौर पर ये जो आपको पास नजर आ रहा है इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये कैटलिना होम है, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी हम, हाँ, और जावा होम दरअसल वो JDK की रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये जो मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ, ये फॉरवर्ड। अच्छा, पहले एक और तरीका देखें, ये देखें, ये हायरार्की देखें जी, जब भी हम सर्वलेट बना रहे होते हैं तो हम अपनी क्लास, जब भी हम सर्वलेट बना रहे होते हैं तो हम HTTP सर्वलेट या जेनेरिक सर्वलेट से इनहेरिट करते हैं, या दूसरे अल्फाज में हमारी क्लास सर्वलेट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी क्लास, हमारी जावा की नॉर्मल क्लास सर्वलेट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जावा की क्लास HTTP सर्वलेट को अपना पेरेंट डिक्लेयर करे या जेनेरिक सर्वलेट को अपना पेरेंट डिक्लेयर करे, ये ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो जेनेरिक सर्वलेट्स होते हैं ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो HTTP सर्वलेट है ये दरअसल नाम से जाहिर है कि ये HTTP स्पेसिफिक सर्वलेट्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो रिपीट करता हूँ, हमारी जावा सर्वलेट बनाने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमारी क्लास या तो HTTP सर्वलेट से, या तो हमारी, फिर से, सर्वलेट बनाने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमारी क्लास HTTP सर्वलेट को अपना पेरेंट डिक्लेयर करे या जेनेरिक सर्वलेट को अपना पेरेंट डिक्लेयर करे। अच्छा, ये जेनेरिक सर्वलेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है
HTTP सर्वलेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। बाकी सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये चार, 1 2 3 4, ये जो बाकी के, ये जो बाद वाले 4 हैं ये इंटरफेस हैं, और ये जो पहले वाले 2 हैं ऊपर नीचे, ये एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। ठीक है। अच्छा ये देखें, मैंने आपको कहा था जावा की वेब एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव है। इससे तुम्हारी क्या मुराद है? इससे हमारी मुराद ये है कि जब भी यूज़र एक रिक्वेस्ट करता है, अब मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेट, फिर से इस बात को मैं रिपीट करता हूं कि इंटरनेट इज़ ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल है। इससे मुराद ये है कि यूज़र रिक्वेस्ट करता है, किसको रिक्वेस्ट करता है? वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। ठीक है। तो जब भी एक यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए एक नया थ्रेड क्रिएट किया जाता है, और नए थ्रेड को क्रिएट करने के फ़ौरन बाद सर्विस फंक्शन कॉल किया जाता है। अब ये सर्विस फंक्शन क्या है? सर्विस फंक्शन दरअसल सर्वलेट लाइफ साइकिल का एक हिस्सा है। ठीक है, रिपीट करते हैं। जब भी एक रिक्वेस्ट आई, एक नया थ्रेड क्रिएट हुआ, यही तो है जावा की वेब एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, हमें अभी ये बात हमें समझ नहीं आई। ठीक है, आप ज़रा मैंने यहाँ पे एक बिगिनर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस बिगिनर प्रोजेक्ट को जब आप चलाएंगे तो वो आपको बताएगा कि माई थ्रेड नेम इज़ दिस, माई थ्रेड नेम इज़ दिस, तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जब मैंने आपको पहले चलाया था वो बिगिनर का प्रोजेक्ट, आप हमारा फोकस उस चीज़ पे ना हो, लेकिन अब आपका फोकस उस चीज़ पे भी होना चाहिए कि जब भी एक रिक्वेस्ट आएगी, जब भी एक यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो एक नया थ्रेड क्रिएट किया जाएगा, और नए थ्रेड के बाद सर्विस का फंक्शन कॉल किया जाएगा। ये सर्विस क्या भला है? ये सर्विस सर्वलेट का लाइफ साइकिल का एक फंक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट आई, एक नया थ्रेड क्रिएट हुआ, और उसके बाद सर्विस का फंक्शन कॉल हुआ। अच्छा, ये देखिए, ये जो सर्विस का फंक्शन है ये दरअसल एंट्री और एग्जिट पॉइंट है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के हवाले से। देखिए जी, सर्विस के फंक्शन के अंदर से डू गेट चल रहा है, डू पोस्ट चल रहा है। इस सर्विस का फंक्शन चेक करता है कि मुझे रिक्वेस्ट किस किस्म की आई थी, और जिस किस्म की रिक्वेस्ट आई थी तो ये उस किस्म का मेथड कॉल करेगा। मतलब कि अगर गेट रिक्वेस्ट आई थी तो ये डू गेट का फंक्शन कॉल करेगा, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आई थी तो ये डू पोस्ट का फंक्शन कॉल करेगा, और दरअसल जो भी रिस्पॉन्स आएगा तो वो सर्विस के फंक्शन से हो के गुजर के वापस जाएगा यूज़र की तरफ। अच्छा जी, ये सर्वलेट के देखें, सर्वलेट की ये 3 हिस्से हैं। ठीक है, ये सर्वलेट का लाइफ साइकिल मॉडल है। ठीक है, इसका एक फंक्शन है, इसके 3 फंक्शन हैं, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय। यहाँ पे इसको दूसरे अल्फाज में बताया जा रहा है कि सर्वलेट के ये लाइफ साइकिल मॉडल, इनिट के फंक्शन में ये जो हम लोड रिसोर्सेज करते हैं, सर्विस के फंक्शन में हम वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ से हो रही होती है, वो सर्विस का फंक्शन चेक करता है कि मुझे रिक्वेस्ट किस किस्म की आई है और मैंने किस किस्म का मैंने फंक्शन कॉल करना है। और ज़ाहिर सी बात है, डू गेट, डू पोस्ट ये हमने ओवरराइड करके रखे होंगे। डिस्ट्रॉय में हम वो अनलोड रिसोर्सेज को अनलोड करेंगे। अच्छा, बात फिर वही रह गई, एक चीज़ रह गई कि इंक्लूड और फॉरवर्ड क्या होता है। ये बात बता के हम कोड की तरफ चलेंगे। अच्छा, अब ये जो रिस्पॉन्स डायरेक्शन फ्लेवर, अच्छा इसको मैं रन करता हूँ। रन, यहाँ पे मैं कोई भी फर्स्ट नेम दे देता हूँ अली, और नाम दे देता हूँ अली अहमद। ठीक है, यहाँ से मैं सबलेट के बटन पर क्लिक करता हूँ, वो कहेगा फर्स्ट सबलेट ऑफ रिस्पॉन्स डायरेक्शन फ्लेवर। अच्छा, वो कह रहा है आई एम फर्स्ट सबलेट एंड योर फर्स्ट नेम इज अली। वो कह रहा है, अब सेकंड सबलेट पे आ गए, आई एम सेकंड सबलेट एंड योर फर्स्ट नेम इज नल। ठीक है, ये है रिस्पॉन्स डायरेक्शन। रिस्पॉन्स डायरेक्शन में रिक्वेस्ट शेयर नहीं होती। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट सबलेट को जो रिक्वेस्ट आई थी वो सेकंड सबलेट पर वो रिक्वेस्ट नज़र नहीं आएगी। मतलब कि अगर फर्स्ट सबलेट आपका नाम जानता है तो सेकंड सबलेट आपका नाम नहीं जानता। ये है रिस्पॉन्स डायरेक्शन। देखिए, सेकंड सबलेट सेज योर फर्स्ट नेम इज नल। ठीक है, अब जरा आए ये फॉरवर्ड की तरफ। ये फॉरवर्ड का करता है, इस फॉरवर्ड का नाम भी है अली अहमद, और यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। वो कहेगा फर्स्ट सबलेट
ये फर्स्ट सबलेट है। अच्छा, ये जो फॉरवर्ड है ना, इसे हम कहते हैं डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट। डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड है कि डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट इंक्लूड है। वो कह रहा है कि आई एम फर्स्ट सबलेट एंड योर फर्स्ट नेम इज़ अली। कह रहा है मैं पहला सबलेट हूँ और आपका फर्स्ट नेम अली है। अब हम सेकंड सबलेट पे आ गए। आई एम सेकंड सबलेट एंड योर फर्स्ट नेम इज़ अली। ठीक है, सेकंड सबलेट सेज योर फर्स्ट नेम इज़ अली। यहाँ पे देखें, रिस्पॉन्स डायरेक्शन में सेकंड सबलेट कहता है आपके नाम में नल आया है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड की बात करें, डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, आप ये कॉन्टेक्स्ट देखें, इसके वेब एप्लीकेशन का नाम है डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड। तो सेकंड सबलेट वो कहता है कि आपका नाम अली है। ठीक है, तो ये मतलब कि ये जो सबलेट की आपस में कम्युनिकेशन है वो दरअसल 3 तरीकों से हो रही है। एक है रिस्पॉन्स डायरेक्शन, एक है जी डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड और एक है जी डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट इंक्लूड। अच्छा, जो डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट, ये जो रिस्पॉन्स डायरेक्शन है, इसमें फर्स्ट सबलेट को जो रिक्वेस्ट आई है सेकंड सबलेट में वो रिक्वेस्ट अवेलेबल नहीं है। अब मतलब कि ये जो डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड है, इसमें फर्स्ट सबलेट को जो रिक्वेस्ट आई है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स अवेलेबल है सेकंड सबलेट में। ठीक है, अच्छा, ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट के हवाले से बातें हो रही हैं। ठीक है, तो अब ज़रा चलते हैं इंक्लूड की तरफ। रन। अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूँ फिर से अली, फिर से अहमद। अच्छा, वो कहते हैं फर्स्ट सबलेट ऑफ डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट इंक्लूड आई एम फर्स्ट सबलेट एंड योर फर्स्ट नेम इज अली। सेकंड सबलेट ऑफ डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट इंक्लूड आई एम सेकंड सबलेट एंड योर फर्स्ट नेम इज अली। ठीक है, और कह रहा है फर्स्ट सबलेट सेज दैट योर फर्स्ट नेम इज अली। ये थोड़ी खिचड़ी पक गई है। ठीक है, इस खिचड़ी को क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखें, रिस्पॉन्स डायरेक्शन में ये आप इसका कॉन्टेक्स्ट देख लिया करें। ठीक है, और सबलेट का यूआरएल पैटर्न सेकंड है। ठीक है, ये दरअसल सबलेट का यूआरएल पैटर्न है और ये दरअसल उस वेब एप्लीकेशन का नाम है जिसे हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अच्छा, सबलेट सेज, अच्छा मतलब कि पहले सबलेट को जो रिक्वेस्ट आई वो रिक्वेस्ट अवेलेबल नहीं है सेकंड सबलेट में। डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड में, अच्छा ये था रिस्पॉन्स डायरेक्शन का केस। अब डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड और डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट इंक्लूड, इन दोनों में जो रिक्वेस्ट पहले आई थी वो अवेलेबल है सेकंड सबलेट को। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? हाँ, फ़र्क अब ये डायग्राम बताएगी। ये डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड का डायग्राम है। देखिए जी, यूज़र ने रिक्वेस्ट की है, यूज़र ने जो भी रिक्वेस्ट की, फर्स्ट सबलेट का कंट्रोल आया, फर्स्ट सबलेट से कंट्रोल गया सेकंड सबलेट पे। अब सेकंड सबलेट की जिम्मेदारी है कि वो आगे से रिस्पॉन्स दे। ये है फॉरवर्ड। अच्छा, इंक्लूड, डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट इंक्लूड में क्या होता है? डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट इंक्लूड में होता है कि पर्सन ने रिक्वेस्ट की है और किसी तरह सबलेट 1 को रिक्वेस्ट चली गई है। अब सबलेट 1 ने आगे से सबलेट 1 आगे से सबलेट 2 पे, मतलब सबलेट 1 ने कंट्रोल दे दिया सबलेट 2 को। सबलेट 2 ने जो भी कुछ काम किया, सबलेट 2 ने कंट्रोल वापस किया सबलेट 1 को। ठीक है, और अब सबलेट 1 की जिम्मेदारी है कि वो आगे से रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड के केस में सबलेट 2 की जिम्मेदारी थी कि वो रिस्पॉन्स दे, और इंक्लूड के केस में कि जिस सबलेट को रिक्वेस्ट आई है ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो ये इनमें फ़र्क था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें फ़िलहाल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट के हवाले से थी। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं कि VIP नोट्स लाइन। अच्छा, ये बहुत सारी बातें हमने कर दी हैं कि देखें जी, हम यहाँ पे HTTP स्पेसिफिक सर्विस लिख रहे हैं। ठीक है, सेशन ट्रैकिंग क्या होती है? अब मैं ज़रा इस चीज़ को जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ और ताकि इसको टेक्स्ट पढ़ना ना पड़े। देखें जी, वेब एप्लीकेशन जो होती है वो वेब एप्लीकेशन जो होती है ये एक पीस ऑफ कोड होता है जो सर्वर पर, वेब सर्वर पर चल रहा होता है। ठीक है, अच्छा, हमें सेशन ट्रैकिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखें जी, HTTP प्रोटोकॉल एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो हमें सेशन ट्रैकिंग की ज़रूरत महसूस हुई। जब HTTP स्टेटलेस था तो वेब सर्वर कैन नॉट रिकॉग्नाइज हु आर सेंडिंग मी दिस रिक्वेस्ट। जब सेशन ट्रैकिंग हमने लगा दी तो वेब सर्वर कैन रिकॉग्नाइज हु आर सेंडिंग मी दिस रिक्वेस्ट,
और ये जो सेशन ट्रैकिंग नॉर्मली की जाती है वो 20 to 30 मिनट्स की जाती है। ये जो हमारी जावा की वेब एप्लीकेशन है, ये जो हमारी जो जावा की वेब एप्लीकेशन है वो जो मैंने आपको दिखाई है वो 30 मिनट्स की सेशन ट्रैकिंग करती है, ठीक है। और ठीक है, सेशन ट्रैकिंग कैसे की जाती है? देखिए जी, वो अभी कैसे की जाती है उसकी हम बात नहीं करते। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने कोई इंटरनेट से कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको सेशन ट्रैकिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आपने कोई लॉगिन वगैरह होना है तो भी सेशन ट्रैकिंग की ज़रूरत है, ताकि वेब सर्वर कैन रिकग्नाइज यू और कि हु आर सेंडिंग मी दिस रिक्वेस्ट। और अच्छा, सेशन ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लॉगिन हुए बगैर भी आपकी सेशन ट्रैकिंग की जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोटोकॉल ये होता है कि कम्युनिकेशन कैसे कम्युनिकेशन करनी है, ये वो बता रहा है। या असल जो चीज़ मैंने आपको बतानी है, ये सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इस वेब एप्लीकेशन में सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर ही क्लाइंट को विजिबल है, ठीक है, और बिजनेस लेयर, डाटा लेयर, ये सब कुछ हिडन है। उसके बाद ये जो हमारा फोकस सिर्फ जावा सर्वलेट्स पे है, और जावा सर्वलेट्स कौन से? HTTP स्पेसिफिक जावा सर्वलेट्स। और अपाचे टॉमकैट सर्वर को, अच्छा, अपाचे टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, .zip फाइल से, .exe फाइल से, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको ये बताया कि अपाचे टॉमकैट सर्वर को दो तरीके से चलाया जा सकता है, एक मैनुअली और एक IDE के ज़रिए। मैंने आपको ये बताया कि अनपैक और पैक फॉर्मेट में क्या फ़र्क है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया कि ये HTTP सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जेनेरिक सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, बाकी सारे इंटरफेसेस हैं। अच्छा, सर्वलेट की डिस्कशन ये ज़रूरी है, सर्वलेट की डिस्कशन करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी क्लास इनहेरिट करे HTTP सर्वलेट क्लास से इनहेरिट करे या जेनेरिक सर्वलेट से क्लास से इनहेरिट करे, ठीक है। तभी हमारी क्लास सर्वलेट बन सकेगी, ठीक है। और हर सर्वलेट का इंटरफेस इंप्लीमेंट करना लाजमी है, और सर्वलेट के इंटरफेस में इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय के फंक्शंस हैं, ठीक है। और ठीक है, ये सारी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो कि बातें ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा, जेनेरिक सर्वलेट कहाँ पड़ा है? वो इस जावा x.सर्वलेट के पैकेज में पड़ा है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो HTTP सर्वलेट है, ये HTTP स्पेसिफिक सर्वलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी सारा वो रिक्वेस्ट सारी रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट की किस्में हैं, गेट रिक्वेस्ट है, गेट है, पोस्ट है, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है, सर्वलेट का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि वो जो वेब एप्लीकेशन का नाम है वही हमारा कॉन्टेक्स्ट है। मैंने आपको बताया कि ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है, फॉरवर्ड, इंक्लूड, ये मैंने लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। कि इंक्लूड क्या करता है, फॉरवर्ड क्या करता है, फॉरवर्ड करता है फर्स्ट सर्वलेट फॉरवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग टू सेकंड सर्वलेट हु रिसीव्स द रिक्वेस्ट इज द वन हु फिनिशेस द रिस्पॉन्स। और ये भी काफ़ी अहम लाइन है कि हाउ द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन टू सर्वलेट्स। यहाँ तो वो रिस्पॉन्स की डायरेक्शन होगी या रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग होगी। रिस्पॉन्स डायरेक्शन में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ऑफ कॉलिंग रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल टू कॉल रिसोर्स। और रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ऑफ कॉलिंग रिसोर्स इज अवेलेबल टू कॉल रिसोर्स। यहाँ पे कॉलिंग रिसोर्स को सर्वलेट 1 माने और कॉल रिसोर्स को सर्वलेट 2 माने। इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सर्वलेट 1 में जो था वो अवेलेबल नहीं होगा सर्वलेट 2 में। ये था रिस्पॉन्स की डायरेक्शन। रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग में ये है कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सर्वलेट 1 में जो था वो अवेलेबल होगा सर्वलेट 2 में, ठीक है। तो अच्छा, सेशन ट्रैकिंग करने के काफ़ी तरीके हैं, ठीक है जी। ये 4 तरीके हैं जावा के अंदर: कुकी, URL रीराइटिंग, हिडन फील्ड्स और HTTP सेशन। अच्छा, ये जो पहले 3 तरीके हैं ये मैनुअल हैं, और चौथा तरीका HTTP सेशन, ये एक लाइब्रेरी है जो कि कॉम्बिनेशन है कुकी और URL रीराइटिंग की। तो हमने दरअसल इस प्रोजेक्ट में HTTP सेशन इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये देखिए ये मैंने कहा ये प्रोजेक्ट क्या होता है। कंप्यूटर साइंस में जब हम प्रोजेक्ट का नाम लेते हैं तो वो क्या होता है, ये जो प्रोजेक्ट होता है ये एक कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी फाइल्स होती हैं और इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस, ठीक है। आई यूज 2 टर्म्स, कलेक्शन ऑफ फाइल्स और अप्रोप्रिएट प्लेस। कलेक्शन ऑफ फाइल्स से मुराद है कि ये कुछ फाइल्स का मजमू है, जैसे जावा की बहुत सारी फाइल्स मिली तो ये प्रोजेक्ट बना।
और अप्रोप्रिएट प्लेस से मुराद है कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ हुआ है। अच्छा, एक और सबसे ज़रूरी बात कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं, ये जो जावा की हमने ये जो वेब एप्लीकेशन बनाई है, ये हम डायनामिक वेब पेजेस बना रहे हैं। ये जो जावा की वेब एप्लीकेशन है जो हमने बनाई है, ये हम डायनामिक वेब पेजेस बना रहे हैं। और आजकल हर कोई डायनामिक वेब पेजेस की बात करेगा, स्टैटिक वेब पेजेस की कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। और डायनामिक वेब पेजेस और ये जो डायनामिक वेब पेजेस होते हैं, ये दरअसल कोड मिक्सिंग टेक्निक के थ्रू किए जा रहे होते हैं। देखिए जी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसको हम वेब यूआई कह रहे थे। देखिए जी, कोड मिक्सिंग तो आप शुरू से करते आ रहे हैं। HTML के अंदर आपने CSS लगा दी, HTML के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट लगा दी, ठीक है, लिख दी। आपने HTML के अंदर CSS का कोड भी लिख दिया, जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख दिया। तो कोड मिक्सिंग तो शुरू दिन से हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने इस कोड मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट को और एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कोड मिक्सिंग अगर हम ये करेंगे तो ये PHP बेस्ड वेब एप्लीकेशन है। अगर हम कोड मिक्सिंग इस तरीके से करेंगे तो ये जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशन है। और अगर हम कोड मिक्सिंग इस तरीके से करेंगे तो ये C# बेस्ड वेब एप्लीकेशन है। और मज़ीद ये कि जो वर्डप्रेस जो आजकल चल रहा है, वो दरअसल इस कॉम्बिनेशन को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा है, इस कोड मिक्सिंग टेक्निक को यूज़ कर रहा है। अच्छा, और जाहिर सी बात है कि ये मैंने आगे वो बातें बताई हैं कि देखें जी, यू कैन क्रिएट प्रोजेक्ट्स वेरी 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 इजीली बाय अप्लाइंग कस्टम लॉजिक एंड लाइब्रेरीज। कस्टम लॉजिक से मुराद ये है कि आपकी यूजर डिफाइंड क्लासेस आपको बनानी आती हों, यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखने आते हों। और लाइब्रेरी से मुराद ये है कि आपको प्री डिफाइंड क्लासेस इस्तेमाल करनी आती हों और प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करने आते हों, ठीक है। तो बाकी जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर प्रोग्राम दो किस्म के हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर भी दो किस्म के हैं। अगर कंप्यूटर प्रोग्राम दो किस्म का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो इसी वजह से एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी दो किस्म के हैं, सिस्टम प्रोग्रामर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ठीक है। ये मैंने वही बात की है। अच्छा, और अच्छा, एक और बात कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ठीक है। ये बहुत कॉन्सेप्ट आपको तंग करेगा कि जी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, इंटरफेस क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ये सब कुछ एक खिचड़ी पक जाएगी। तो इस खिचड़ी को मैंने आसान करने के लिए यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं। अगर आप इन लाइनों को पढ़ लें तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म भी आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए जी, पॉलीमॉर्फिज्म इज रिवॉल्विंग अराउंड फंक्शंस, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का ताल्लुक डेटा से नहीं है, पहली बात तो ये। पॉलीमॉर्फिज्म इज रिवॉल्विंग अराउंड फंक्शंस। उसमें पॉलीमॉर्फिज्म में करने के लिए आपको एक इनहेरिटेंस देनी पड़ेगी 1 पेरेंट और 3 चाइल्ड्स की। फंक्शन ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी। फंक्शन ओवरराइडिंग सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने पेरेंट क्लास में जो भी फंक्शन मौजूद था चाइल्ड क्लास में वैसे ही सिग्नेचर मौजूद हो, लेकिन चाइल्ड क्लास उसे अपनी डेफिनेशन दे, ठीक है। तो ये इसे ओवरराइडिंग कहते हैं। और जो पॉलीमॉर्फिज्म का तीसरा स्टेप है उसे अपकास्टिंग कहते हैं। और अपकास्टिंग इम्प्लिसिट होती है। इसका मतलब यह है कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में, और पेरेंट के मेंबर हमें एक्सेसिबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लिमिटेड एक्सेस रहती है चाइल्ड पर, और वो लिमिटेड एक्सेस क्या है, वो जो ओवरराइडिंग हुई होती है। अब देखें जी, पेरेंट में भी एक मेंबर था, चाइल्ड ने उसे ओवरराइड कर दिया, तो अब प्रायोरिटी दी जाएगी चाइल्ड वाले को, ठीक है। अब पेरेंट का मेंबर नहीं चलेगा, वो चाइल्ड का फंक्शन चलेगा। तो यही है पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, सबसे बाकी ये सारी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो चीज़ जो सिमिलरिटी है, कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस में क्या फ़र्क है, मुझे सिर्फ मुख्तसर सी बात बताओ। तो मैंने मुख्तसर से करके लिखा हुआ है कि दो सिमिलरिटी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस की सिमिलरिटी ये है कि दोनों के ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं हो सकते, दोनों के पास डेटा और फंक्शन हो सकता है समहाउ सम वे। दोनों पर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम आम तस्वर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, वो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं दोनों सूरतों में। डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस ये हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, लेकिन हम इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते। और डिफरेंस ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जरिए से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेस के जरिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। ये सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा जी, और कोई फाइल ये वॉर फाइल की डिस्क्रिप्शन हम कर चुके हैं। अच्छा, ये वो कमांड थी जिसकी वजह से हम मैनुअल
वार फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ जी, अब चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। अब इस प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। सबसे पहली बात, हम एक्सपर्ट वाले वर्जन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बिगिनर वाला वर्जन एक्जैक्टली सेम है, लेकिन उसमें जी ऑप्शन पेन रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वेब पेजेस पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पेज चलेगा वो इंडेक्स का पेज है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखें जी, ये सारी एचटीएमएल आपने लिखनी है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। फ़र्क क्या है, अब देखें, यहाँ पे देखें एक्शन, फॉर्म का एक्शन ये है। ठीक है, और ये जो चेक लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, आप कहेंगे कि यार ये चेक लॉगिन इन्फॉर्मेशन ये कहाँ से आ गया। हाँ, अच्छा सवाल है। आप ऐसा करें कि इसकी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में जाएं। इसके डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में जाके आप चेक करें कि ये चेक लॉगिन इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ से जाके चेक करें कि चेक लॉगिन इन्फॉर्मेशन ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस सर्वर का नाम है चेक लॉगिन क्रेडेंशियल सर्वलेट। ठीक है, आप कहेंगे बहुत अच्छा, तो ये अब मुझे कहाँ मिलेगा। हाँ, आपको ये मिलेगा स्टूडेंट टेबल, लॉगिन टेबल, आपको ये मिलेगा स्टूडेंट टेबल। हाँ, ये देखें, ये चेक लॉगिन क्रेडेंशियल सर्वलेट, ये जो यूआरएल पैटर्न ये दिया गया है, इस नाम का सर्वलेट ये है चेक लॉगिन क्रेडेंशियल सर्वलेट। ठीक है, तो अब हमें इधर जाना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब फॉर्म सबमिट हुआ तो कंट्रोल जाएगा इस सर्वलेट पर। ठीक है, तो हम इस सर्वलेट पे आ गए। अच्छा, इस सर्वलेट में हमने देखना ये है कि सारी डेटाबेस से इंटरेक्शन हुई हुई है। ठीक है, अच्छा, तो इस सर्वलेट में हमने करना ये है कि पहली बात तो ये कि हमने गेट पैरामीटर। अच्छा, गेट पैरामीटर में ये वो नाम है इनपुट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनपुट ये जो मैंने नाम हाईलाइट किया है, ये जो नाम मैंने हाईलाइट किया है, ये आपने यहाँ पर पास करना है। गेट पैरामीटर के आर्गुमेंट, गेट पैरामीटर को एज एन आर्गुमेंट स्ट्रिंग के तौर पे आपने ये नाम पास करना है, तो ये आपको वो उस वेब यूआई में टाइप होने वाली वैल्यू दे देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टूडेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया। हालांकि ये काम मुझे कंस्ट्रक्टर में कर लेना चाहिए था, वो मैंने बाद में किया, लेकिन यहाँ पे मुझे याद नहीं था। तो यहाँ पे अब मैंने स्टूडेंट मैनेजर का वेरीफाई लॉगिन का एक फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, फंक्शन कॉल ऐसे है जैसे टेम्परेरी डाइवर्जेंस, वहाँ पे उसने जाना है और वापस आना है। अब आप कहेंगे कि यार ये क्या चक्कर है मैम। अच्छा, एक और तरीका, आप ऐसा करें कि कंट्रोल शिफ्ट भी, आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे नेविगेट है गो टू सोर्स। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सोर्स पे ले आएगा। तो मतलब कि ये स्टूडेंट मैनेजर की क्लास है और ये यहाँ पे वेरीफाई लॉगिन का फंक्शन है। मैं आपको ये भी बता दूं, आपको मैं जल्दी ये बता देता हूँ कि डेटाबेस में से जब हम डेटा रीड करते हैं तो उसे हम हैश मैप में डाल देते हैं। हैश मैप कुछ भी नहीं है, हैश मैप ऐसे है जैसे की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, की वैल्यू पेयर्स में डाटा स्टोर हो रहा होगा, हैश मैप और कुछ भी नहीं है। हमने जब भी डेटाबेस से कुछ डेटा निकालना है तो उसे हम हैश मैप में डाल देंगे। ठीक है, और उस हैश मैप को आगे यूज़ कर लेंगे। ये सारी कहानी है, मतलब कि डेटाबेस से डेटा निकाला, हैश मैप में डाल दिया, हैश मैप से आगे यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे सेशन बनाया। ठीक है, गेट सेशन। हाँ, देखिए जी, जब स्टूडेंट वेरीफाइड होगा तब हम सेशन क्रिएट करेंगे। अच्छा, ट्रू पास करना, गेट सेशन। फिर से आप अब ये देख लें कि मैंने नाम वैसे ही रखे हुए हैं जैसे कि, मतलब कि ये अंडरस्कोर्स हैं, ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मैंने अंडरस्कोर्स लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें एक फंक्शन है गेट सेशन। मैंने यहाँ से ट्रू जो था, ट्रू पास करने का मतलब ये कि अगर सेशन क्रिएट नहीं हुआ तो क्रिएट कर दो, और अगर हुआ है तो वही रिटर्न कर दो। ठीक है, तो सेशन क्रिएट पहले नहीं हुआ था तो हमने क्रिएट कर दिया। उस सेशन में हमने एट्रीब्यूट सेट कर दिए। ठीक है, और अब सेशन के एट्रीब्यूट भी ये ऐसे की वैल्यू पेयर्स, ये भी की वैल्यू पेयर्स हैं। ठीक है, सेशन में एट्रीब्यूट सेट करना, ये भी की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में, ये भी की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में हम डाटा स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अगर तो वेरीफाइड नहीं है तो उसे डिस्प्ले एरर ये वाली वेब यूआई दिखा दो। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि फिर से अगर तो ये देखें, अगर तो वो वेरीफाइड है तो उसे होम सर्वलेट पे ले जाओ, अगर वो वेरीफाइड नहीं तो उसे डिस्प्ले एरर दिखा दो। अच्छा, अब हम चलते हैं होम पे, होम सर्वलेट पे। अच्छा, होम सर्वलेट पे अगर हम आएंगे तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि सेशन नल तो नहीं है। अगर सेशन में नल आया है
तो हम उसे होम पेज दिखाने ही नहीं देंगे, ठीक है। और अगर तो सेशन में नल नहीं, मतलब सेशन एग्जिस्ट करता है, तो हम इस बॉडी के अंदर आएंगे, तब हम इस इफ़ की बॉडी के अंदर आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये होम सर्वर पहली बार चलेगा तो ये सारे पैरामीटर्स नल आएंगे। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे ये जो गेट पैरामीटर दिया है ना, ये वाला, आप इसको करें कंट्रोल-C, कंट्रोल-F और कंट्रोल-V करें। अच्छा, ये नाम आपको दो जगह नजर आएगा, ठीक है, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, ठीक है। ये नाम आपको दो जगह नजर आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह ये जो मैं शुरू में ये वैल्यूज़ नल आएंगी तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ स्किप होता जाएगा, और हम यहाँ तक के ये सारी वैल्यूज स्किप होती जाएंगी। जब शुरू में सारी वैल्यूज़ नल आएंगी तो हम उसे एक स्टूडेंट वैक्सीनेशन वेब पोर्टल वेब यूआई दिखा देंगे, ठीक है। और अगर उसका सेशन नल नहीं, ठीक है, अगर तो ये वैल्यूज़, अच्छा ये दरअसल लॉगआउट के बटन पे क्लिक होगा, अगर तो लॉगआउट के बटन पे क्लिक होगा तो उसे सेशन को इनवैलिडेट कर देना है, ठीक है। और इसी तरह अगर तो ये ऐसे है कि जैसे अगर इन अप्लाई के बटन पे क्लिक हुआ है तो उसे रीडायरेक्ट कर दो अप्लाई के सबनेट पे, अगर इनपुट के बटन पे क्लिक हुआ है तो उसे रीडायरेक्ट कर दो व्यू के सबनेट पे, अगर अपडेट के बटन पे क्लिक हुआ है तो उसे रीडायरेक्ट कर दो अपडेट के सबनेट पे, और अगर डिलीट के बटन पे क्लिक हुआ है तो उसे रीडायरेक्ट कर दो डिलीट के सबनेट पे, अगर डॉक्स डॉक्यूमेंटेशन के सबनेट पे क्लिक हुआ है तो उसे रीडायरेक्ट कर दो डॉक्यूमेंटेशन के सबनेट पे। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन पे। अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन में बिल्कुल यही है कि मैंने आपको कहा था ये 4 डिफरेंट वेब यूएस को इनकॉर्पोरेट कर रही है। शुरू में जब वैल्यूज़ नल आएंगी तो हम उसे अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन की वेब यूआई दिखाएंगे, ठीक है। ये अगर शुरू में वैल्यूज नल आएंगे तो हम इसे ये वेब यूआई दिखाएंगे। जब वैल्यूज़ नल नहीं आएंगी तो हम क्या करेंगे, वो जो फॉर्म है, फॉर्म से डाटा निकाला, ये हमने वेब यूआई से डाटा निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमने वेब यूआई से डाटा निकाला, यहाँ पे रखा, फिर चेक किया कि वो जो डाटा है वो नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो फिर हम चेक एलिजिबिलिटी करेंगे। वो चेक एलिजिबिलिटी सिर्फ यही करती है कि आपने आपकी जो डेटाबेस में एंट्री पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, ठीक है, ताकि आपको अप्रोप्रिएट मैसेजेस दिखाए जाएं, ठीक है। तो ये सारी वही है। ये देखिए, ये नॉट एलिजिबल की वेब यूआई है, ये अप्लाई फेल की वेब यूआई है, ये अप्लाई सक्सेस की वेब यूआई है, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं अप्लाई फॉर वैक्सीनेशन। उसके बाद ये जो व्यू है ये रीड कर रही है, ये डेटाबेस में रीड ऑपरेशन है, ये 2 डिफरेंट वेब यूएस को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ठीक है। अगर तो सेशन नल नहीं है तब अंदर आना है, तब उसे शो वेब यूआई दिखानी है। अगर सेशन नल आया तो उसे बाहर ले जाओ, लॉगिन पेज पे ले जाओ। तो ये हमने वेब यूआई दिखाई, ठीक है। ये देखिए, ये व्यू की वेब यूआई है, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर ये व्यू फेल की वेब यूआई है, ठीक है। बाकी सारा अगर आप इसे स्टडी करेंगे, इस प्रोजेक्ट को आप स्टडी करेंगे तो आपको हर चीज़ आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट में नाम भी ऐसे सूटेबल रखे हैं जो कि समझ आ सकें। अच्छा, तो अब अगर हम अपडेट के बटन पे क्लिक करें तो अगर हम जब शुरू में अगर सेशन नल नहीं है तो अंदर आना है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये जो वेब यूआई से ये हम वेब यूआई से डेटा निकाल रहे हैं, गेट पैरामीटर, और कभी हम सेशन के एट्रीब्यूट से वैल्यू निकाल रहे हैं, और सेशन के एट्रीब्यूट से वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि करंटली लॉग्ड इन स्टूडेंट आईडी की इन्फॉर्मेशन ली जा सके, और गेट पैरामीटर का मतलब है कि जो वेब यूआई से डाटा आ रहा है उसको पकड़ा जा सके। और अगर वो डाटा नल नहीं है तो फिर चेक एलिजिबिलिटी में चले जाओ, और फंक्शन कॉल ऐसे है जैसे टेम्परेरी डाइवर्जेंस, वो उधर जाएगा, काम करके वापस आएगा। तो ठीक है। और इसमें यही है कि अगर तो अपडेट हो जाए तो उसे अपडेट की भी वेब यूआई दिखा दो। और अच्छा, ये है कि जब भी हम क्रड कर रहे हैं, आप ये नोट करें कि जब भी हम क्रड करने लगे, जब भी हम क्रिएट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो हम रीड ऑपरेशन सबसे पहले करते हैं। ये देखिए, ये रीड ऑपरेशन हम सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी हमें ज़रूरत भी पड़ती है ताकि इसी की बेस पे हम उसे अप्रोप्रिएट वेब यूएस दिखा सकेंगे, ठीक है। तो
अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप अपनी डेटाबेस में डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो डिलीट कैसे करें? तो रीड इस सूरत में काम आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये सारी वेब यूआई इसी तरह ही है। अब चलते हैं जी डिलीट की, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये तो ऐसे है कि जैसे पूरी दिन भी लग जाए। ठीक है, तो मतलब कि मैंने नाम ऐसे सूटेबल रखे हुए हैं कि आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। और कुछ बातें मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये वेब यूआई से डाटा, ये गेट पैरामीटर करके हम वेब यूआई से डाटा निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसे हम फिर अगर वो डाटा नल है तो उसे हम कहें कि नहीं जी आपको शो वो यूआई वही दिखा दी। अगर डाटा नल है तो यूआई सेम दिखा दी, और अगर डाटा नल नहीं है तो फिर हमने कहा डिलीट कर दो। जब डिलीट किया तो वो उसने डेटाबेस से जाकर डिलीट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जब हम डिलीट ऑपरेशन करने लगेंगे, ये तो डिलीट की वेब यूआई है ना, ये डिलीट की वेब यूआई है। हाँ, ये देखिए जब भी हम डिलीट करने लगे हैं तो सबसे पहले फिर हमने रीड कर लिया, डेटाबेस से रीड कर लिया। ठीक है, कि अब ये जो रीड कर रहा है ये जो आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक स्ट्रिंग ले रहा है। अच्छा, मज़ीद वाज़ेह रहे कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये इसने सिर्फ एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है करंटली लॉग्ड इन स्टूडेंट आईडी की, और रीड डाटा एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहा है और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह के सूरत हाल है। ठीक है, और इसी तरह ये अगर तो डेटाबेस में डाटा एग्जिस्ट करता है, ये मैंने कमेंट भी किए हुए हैं, अगर डेटाबेस में डाटा एग्जिस्ट करता है तो क्या करो, देन डिलीट। तो फिर इसे डिलीट सक्सेस की वेब यूआई दिखा दो। अगर डिलीट ना कर सके, डेटाबेस में डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो डिलीट फेल की वेब यूआई दिखा दो। ठीक है, तो ये सारी, अच्छा इसी पैटर्न पे ये था स्टूडेंट टेबल। ये था, मैंने नाम में बिल्कुल वही दिया है, CRUD ऑन स्टूडेंट टेबल सबलेट्स और CRUD ऑन लॉगिन टेबल सबलेट्स। ये पूरी वेब एप्लीकेशन 2 टेबल्स पे CRUD का नाम है। तो अगर आपको एक चीज़ समझ आ जाती है तो दूसरी चीज़ भी वही है, ये सारी चीज़ें वही हैं कि अब कैसे डिलीट करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे रीड करना है। ठीक है, मतलब कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको मुझे भी समझने में बहुत वक्त लगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें नाम भी ऐसे सूटेबल रखे हैं कि किसी को समझ आ, अगर कोई इसे रीड करे तो उसे समझ आ सके कि ये बात किधर से किधर हो रही है। ठीक है, तो इस सारी डिस्कशन के साथ हम अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।